दोस्तों आपके अपने चैनल पावर प्लांट ज्ञान पे दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं फिर वैक्यूम का ही टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि लो वैक्यूम से हमारे सिस्टम पर क्या एडवर्स इफेक्ट होता है, सेम उसी तरीके से हाई वैक्यूम हो जाने पे भी हमारे सिस्टम पर कुछ एडवर्स इफेक्ट आते हैं और वो क्या होते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि वैक्यूम जो होती है टरबाइन की लाइफ लाइन होती है। तो दोस्तों अगर हमारा वैक्यूम ज्यादा है तो नुकसान क्या है, सवाल तो मन में आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों अगर ज्यादा एक लिमिट तक है तो दोस्तों वो फायदा करता है, लेकिन अगर लिमिट से बहुत ज्यादा हाई हो गया, मतलब -0.95 से एवं हो गया, -97, 0.97, 0.98, अगर इस तरीके का वैक्यूम जा रहा हाई हाई रेंज में तो दोस्तों वो हमारे सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमें हाई है तो क्या फायदा है। तो दोस्तों हाई के केस में दो फायदे होते हैं। अगर वैक्यूम हमारा इंप्रूव कंडीशन में या हाई की कंडीशन पे है तो हमारा क्या होता है, स्टीम का जो होता है एक्सपांशन रेशियो बढ़ जाता है, और दूसरा क्या होता है, लास्ट स्टेज में जो होता है वर्क डन बढ़ जाता है, मतलब 10 से 15% वर्क डन हम एक्स्ट्रा कर पाते हैं। लेकिन यही वैक्यूम हमारा अगर उस निर्धारित सीमा से बहुत ज्यादा बढ़ गया, आगे बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो उस कंडीशन पे वो हमें फायदे की बजाय जो है उसका एडवर्स इफेक्ट हम देखेंगे। तो आज हम एडवर्स इफेक्ट टरबाइन पर और साथ साथ कंडेंसर पर दोनों पर देखने वाले हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि हमारा हाई वैक्यूम के केस में टरबाइन पे क्या एडवर्स इफेक्ट आएगा, और उसके बाद हम देखेंगे हाई वैक्यूम का कंडेंसर पर क्या एडवर्स इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अभी हम जो है टरबाइन पे क्या क्या इफेक्ट आएंगे, उसके एडवर्स इफेक्ट हाई वैक्यूम होने के कारण। तो उसमें टोटल मैंने 6 पॉइंट लिखा है कि अगर वैक्यूम ज्यादा हो जाएगा तो हमारे 6 इफेक्ट आएंगे। तो उसमें से पहला इफेक्ट हम देखने जा रहे हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन विल डिक्रीज, मतलब हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। मतलब वैक्यूम के बढ़ते ही ड्राइनेस फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों, तो दोस्तों जब हमारा वैक्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में उसका बैक प्रेशर जो होता है बहुत ज्यादा कम हो जाता है। उस कंडीशन पे क्या होता है, स्टीम का जो है एक्सपांशन रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में स्टीम की क्वालिटी जो होती है एलपी साइड जाते जाते तक उसका क्या होता है, बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बोल सकते हैं बहुत डिक्रीज हो जाती है क्वालिटी। तो उस कंडीशन में उसमें मॉइस्चर और क्या होते हैं, वाटर के कंटेंट होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो स्टीम में आकर के कहीं ना कहीं मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हमारा ड्राइनेज फ्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। जब ड्राइनेज फ्रैक्शन कम हो जाएगा दोस्तों, मतलब कैसे कम हो गया, मान लीजिए हमारा ड्राइनेज फ्रैक्शन 88% चल रहा था, बहुत ज्यादा हायर वैक्यूम मेंटेन कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, मेरा जो है ड्राइनेज फ्रैक्शन वो क्या हुआ, 85% हो गया। 85% ड्राइनेज फ्रैक्शन का मतलब होता है दोस्तों कि 85 जो है परसेंट जो है उसमें स्टीम है और 15% उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स है। अब सिंपल सी बात है कि जब वाटर ड्रॉपलेट्स बढ़ जाएगा उसका मतलब उस हाई वैक्यूम के अंदर में, तो क्या होगा, उस कंडीशन में मेरा जो होगा स्टीम में क्या होगा, पिटिंग एक्शन होने लगेगा, मतलब लास्ट पे पिटिंग होगी। दूसरा क्या होगा, इरोजन होगा, मतलब हाई वेलोसिटी से स्टीम गुजरेगी तो उसमें क्या होगा, इरोजन होगा। और क्या होगा, थर्मल शॉक होगा। अब सोचिए मेरा टरबाइन जो है लास्ट से ब्लेड्स लगे हैं वो घूम रहे हैं, उसमें टेम्परेचर है, तो वो क्या होगा, अनइवन टेम्परेचर की वजह से उसमें क्या होगा, स्टेज डेवलप होगा, जिसकी वजह से उसमें क्या होगा, सीधा सीधा जो होगा उसमें थर्मल शॉक आएगा, और उस थर्मल शॉक की वजह से हमारा जो होगा ब्लेड जो है डैमेज होने का चांस है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा मेरा ड्राइनेज फ्रैक्शन डिक्रीज होने का रीजन। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम विल इंक्रीज। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब मेरा वैक्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन पे स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है दोस्तों, उसको बताते हैं। क्या होता है कि जब हमारा वैक्यूम बहुत ज्यादा होता है तो उसका एग्जॉस्ट प्रेशर दोस्तों क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। एग्जॉस्ट प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, उसका स्टीम का एक्सपांशन रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब 1 kg स्टीम के लिए जो रहने की जगह है वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब एक्सपांशन रेशियो जब कम था तो स्टीम 1 kg की स्टीम कम जगह घेर रहा था, अब एक्सपांशन रेशियो बढ़ गया तो स्टीम क्या हुआ, ज्यादा जगह घेरने लग गया। बस इतना ही मतलब होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब मेरा एक्सपांशन रेशियो बढ़ जाता है तो वहां पर स्टीम की क्वांटिटी जो होती है ना दोस्तों वो बहुत कम हो जाती है, मतलब मास कम हो जाता है। मेरा वॉल्यूम तो बढ़ गया लेकिन मास क्या है, स्टीम का कम हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि लास्ट स्टेज में जो होता है मेरा विंडेज हीटिंग होता है। विंडेज हीटिंग मतलब स्टीम की कमी की वजह से क्या होता है, जो हमारा रोटर है, रोटर में जो लास्ट ब्लेड लगे हुए हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड पे घूमते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो थोड़े बहुत स्टीम है वो टकरा टकरा के, मतलब फ्रिक्शन की वजह से ब्लेड के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, उसी को हम बोलते हैं विंडेज हीटिंग। उसकी वजह से ब्लेड का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और ब्लेड और
केसिंग मतलब ब्लेड का अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सिंपल बात है उसका एक्सपांशन बढ़ेगा, तो एक्सपांशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, केसिंग के साथ ब्लेड का रबिंग होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम जब बढ़ता है तो उस कंडीशन पे जो होता है हमारा ब्लेड जो है ओवर हीटिंग हो जाता है, रबिंग होने का चांसेस होता है, और जो होता है उसका एग्जॉस्ट हुड का टेम्परेचर भी राइज हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज होने पर घटना। दोस्तों नेक्स्ट हमारा इन लास्ट स्टेज स्टीम वेलोसिटी बिकम सुपरसोनिक। कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे ही हमारा वैक्यूम बहुत ज्यादा हायर रेंज में चला जाता है, हाई हो जाता है, बहुत इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन पे जो होता है जो लास्ट स्टेज के ब्लेड में जो स्टीम की वेलोसिटी होती है वो सुपरसोनिक हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, शॉक वेव्स जनरेट होता है। शॉक वेव्स मतलब दोस्तों कि वहां पर स्टीम क्या होती है, जब टकराती है उससे तो उस दौरान पे क्या होता है कि वहां शॉक जनरेट होता है, उसकी वजह से वाइब्रेशन होता है, और इस शॉक वेव्स की वजह से जो होता है वहां एनर्जी का बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है। वही वेस्ट एनर्जी फाइनली हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे हमारा टरबाइन का आउटपुट भी हमारा कम हो जाता है। साथ ही साथ अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने बताया था दोस्तों प्रीवियस में कि हमारा ड्राइनेज सेक्शन क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो मॉइस्चर कंटेंट भी जब ब्लेड से लास्ट स्टेज के ब्लेड से टकराते हैं हमारे क्या करते हैं, इरोजन करते हैं। और साथ ही साथ जो होती है जो ब्लेड रूट होती है, जहां ब्लेड फिक्स होते हैं, वो क्या होती है उसको भी डैमेज कर दिया जाता है, मतलब ब्लेड रूट भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं और रिजोनेंस होने के चांसेस होते हैं। ब्लेड में रिजोनेंस मतलब साउंड की आवाज आती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा सुपरसोनिक वेलोसिटी होने की वजह से हमारा टरबाइन का आउटपुट जो होता है बहुत कम हो जाता है, और हमारा जो होता है ब्लेड के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एक्सेल थ्रस्ट चेंज। दोस्तों एक्सेल थ्रस्ट चेंज का मतलब होता है कि जो मान लीजिए वैक्यूम मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि जो एलपी रोटर होता है वो शिफ्ट कर जाता है, या एलपी रोटर साइड से एक फोर्स लगता है जो एलपी रोटर को एचपी साइड में मूव कराता है। मतलब कि हमारा जो है रोटर एलपी से एचपी की ओर मूव करेगा। उस कंडीशन पे उसके प्रोटेक्शन के लिए जो होता है वहां थ्रस्ट बेरिंग लगी होती है, ताकि रोटर मेरा जो है एचपी साइड मूव ना करे। लेकिन जब हमारा वैक्यूम बहुत ज्यादा होता है तो वो फोर्स जो है क्वांटिटी या अमाउंट जो बोलते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हमारा जो होगा थ्रस्ट बेरिंग फेल हो सकता है। दोस्तों ये तो रही घटना मेरी हाई वैक्यूम की। लेकिन अगर मैं बात करूं कि लो वैक्यूम में मेरा एक्सियल थ्रस्ट उल्टा होता है। अगर जितना लो वैक्यूम रहेगा मेरा रोटर जो है शिफ्ट करेगा, वो क्या होगा, शिफ्ट करेगा जनरेटर साइड में, मतलब वहां एक फोर्स जनरेट होगा जो एलपी रोटर को जनरेटर की ओर शिफ्ट करता था। और यहां पर उल्टा है, यहां पर क्या है, हाई वैक्यूम के केस में मेरा एलपी रोटर जो है वो मूव कराएगा अपना एचपी साइड में। उस मूव को रोकने के लिए वहां पे थ्रस्ट बेरिंग लगी होती है दोस्तों। अगर वो थ्रस्ट बेरिंग पर ज्यादा लोड आएगा तो थ्रस्ट बेरिंग डैमेज हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारा प्लांट स्टीम कंजप्शन विल इंक्रीज एंड टरबाइन एफिशिएंसी विल ड्रॉप। दोस्तों कहने का मतलब होता है कि यहां पर टरबाइन का स्पेसिफिक स्टीम की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं ओवरऑल प्लांट की बात कर रहा हूं कि उसका स्टीम कंजप्शन बढ़ जाएगा। जैसे सपोज दैट कि मेरा वैक्यूम अगर मुझे बहुत ज्यादा हायर साइड मेंटेन करना तो उस चीज के लिए मेंटेन करने के लिए मैं क्या करूंगा, कूलिंग टावर का फ्लो बढ़ाऊंगा। मतलब कैसे होगा, सीडब्ल्यू पंप पर जो है लोड ज्यादा जाएगा, कूलिंग टावर में जो फैन लगे हुए हैं सीटी फैन उसको भी मैं बहुत ज्यादा चलाऊंगा। उसकी वजह से जो मेरा पावर प्लांट में जो 1 मेगावाट जनरेट करने के लिए जितना ऑक्सिलरी लग रहा था, अब वही सेम जनरेट करने के लिए मेरा ऑक्सिलरी बढ़ेगा, मतलब ऑक्सिलरी का कंजप्शन भी बढ़ जाएगा हायर वैक्यूम मेंटेन करने के लिए। अब अगर सिंपल सी बात है कि अगर मैं हायर वैक्यूम मेंटेन करने के लिए ऑक्सिलरी बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो ऑक्सिलरी है वो जो जनरेट हो रही है वो कहीं ना कहीं स्टीम से ही जनरेट हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा स्टीम का कंजप्शन जो है बढ़ चुका होगा। अगर हम देखेंगे प्लांट वाइज या हम टरबाइन को छोड़ के अगर प्लांट के हिसाब से बात करेंगे तो प्लांट का स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन हमें ओवरऑल में बढ़ा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा हॉगर एंड इंजेक्टर ओवरलोडेड। दोस्तों क्या होता है कि जैसे जो है आप जब ज्यादा वैक्यूम मेंटेन करेंगे तो उस कंडीशन पे हॉगर पे भी लोड ज्यादा पड़ेगा और इंजेक्टर पे भी लोड ज्यादा पड़ेगा, मतलब कंटिन्यू इनकी लोडिंग बढ़ जाएगी। मतलब अगर हमारे पास अगर एट ए टाइम पे अगर 2 इंजेक्टर है तो हमें 2 इंजेक्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक हॉगर एक इंजेक्टर रखते हैं। लेकिन क्या होगा उस कंडीशन में हमें हायर वैक्यूम मेंटेन करने के लिए हमें जो है स्टैंड बाय इंजेक्टर को भी लेना पड़ेगा और स्टैंड बाय हॉगर को भी लेना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि हमारा हॉगर इंजेक्टर का भी ओवरलोड हो चुका होगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा इफेक्ट ऑन टरबाइन। दोस्तों अब हम देखेंगे कि हायर वैक्यूम का एडवर्स इफेक्ट कंडेंसर पर क्या होगा, इफेक्ट ऑन कंडेंसर। तो दोस्तों इसमें टोटल मैंने 6 पॉइंट लिखा है, मैं 6 पॉइंट को बारी बारी डील करूंगा। तो पहला पॉइंट है ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज।
ड्यू टू कंडेंसेट टेम्परेचर। दोस्तों कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घटती है जब हमारा कंडेंसेट टेम्परेचर कम होता है। कैसे? जब वैक्यूम ज्यादा होगा दोस्तों तो उस कंडीशन पे उसका एग्जॉस्ट प्रेशर कम होगा, और उसी हिसाब से जब एग्जॉस्ट प्रेशर कम होगा तो उसका जो होगा, उसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा वो भी कम होगा। मतलब हमारा कंडेंसेट टेम्परेचर जो है वो कम मिलेगा। वो कितना मिलेगा? 28 से 32 डिग्री के बीच मिलेगा। अब उस कंडीशन में जब टेम्परेचर मेरा कम हो गया तो उस कंडीशन पे, लो टेम्परेचर पे मेरी ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। उसके बढ़ने की वजह से जो होता है उसमें मोर एंड मोर ऑक्सीजन क्या होगा? इंग्रेस करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा? मेरे कंडेंसेट लाइन और फीड लाइन में क्या होगा? कोरोजन हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट हमारा कंडेंसेट पंप कैविटेशन। यहां पर दोस्तों कहने का मतलब है कि सीपी पंप में कैविटेशन हो जाता है। अब कैसे होता है दोस्तों? अगर मेरा वैक्यूम बहुत ज्यादा होगा तो कैविटेशन क्यों होगा? तो दोस्तों कैविटेशन के लिए कंडीशन होता है कि NPSHR अवेलेबल लेस देन NPSHR रिक्वायर्ड। मतलब जो मेरा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है, अगर नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल कम हो जाए रिक्वायर्ड से, तो उस कंडीशन में मेरा पंप जो है कैविटेशन हो जाता है। दोस्तों कैविटेशन का फंडा सिंपल सा है कि अगर मेरा कोई भी कंडेंसेट या किसी भी लिक्विड का प्रेशर, सक्शन प्रेशर की बात करो, अगर वो कम हो गया उसके सैचुरेशन प्रेशर से, तो उस कंडीशन पे वहां पे क्या होता है? वेपर बबल्स बन जाते हैं, और वो वेपर बबल्स क्या होते हैं? ऊपर उठते हैं, और ऊपर उठकर क्या होते हैं? वो बड़े होकर के फट जाते हैं, और फटने के बाद जो होते हैं इंपेलर पे अपना क्या होता है? कैविटी क्रिएट कर देते हैं। उसी को बोलते हैं हम लोग पंप कैविटेशन। तो दोस्तों यहां कैसे होता है, यहां का मैं बताना चाहूंगा कि जब मेरा वैक्यूम बहुत ज्यादा होता है तो एग्जॉस्ट जो होता है उसका प्रेशर बहुत कम हो जाता है, साथ ही साथ जो होता है उस एग्जॉस्ट प्रेशर के रिस्पॉन्ड में उसका कंडेंसेट टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाता है। अब उस दौरान पे क्या होता है? साथ ही साथ जो मेरा हॉट वेल पंप है, मतलब हॉट वेल का जो टेम्परेचर है वो भी कम है। क्यों? क्योंकि वहां पर वैक्यूम बहुत ज्यादा है। वैक्यूम ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि सीपी को हॉट वेल से पानी खींचने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब वहां प्रेशर ड्रॉप बढ़ जाएगा। अब क्या होता है कि उस दौरान पे जब प्रेशर ड्रॉप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस दौरान पे क्या होता है कि मेरा जो पंप के सेक्शन में जो मेरा प्रेशर है, मतलब पंप के सेक्शन में कंडेंसेट का जो प्रेशर होता है वो उसके सैचुरेशन प्रेशर से बहुत ज्यादा कम हो जाता है। उस कंडीशन पे क्या होती है? वहां पर पंप में कैविटी हो जाती है, कैविटेशन हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा मेरा कंडेंसेट पंप कैविटेशन। दोस्तों अगला है एयर इंग्रेस इंक्रीजेस। दोस्तों क्या होता है कि जैसे मेरा वैक्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि जो ग्लैंड सील है, या जो मेरे जहां जहां ओपनिंग है या जहां जहां होल्स है, वहां से क्या थोड़े भी माइनर भी अगर एयर होंगे तो हायर वैक्यूम केस में वहां से क्या होता है? वैक्यूम ज्यादा होने की वजह से एयर इंग्रेस बढ़ जाता है। एयर इंग्रेस बढ़ जाने की वजह से क्या होता है? उस कंडीशन में एयर क्या होता है? ट्यूब के ऊपर एक अपना लेयर बना देता है, और लेयर बनाने की वजह से हीट ट्रांसफर क्या होता है? वहां पर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो होता है कंडेंसर में हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता है, और कंडेंसर का ट्यूब क्या होता है? फाउल हो जाता है, और उस दौरान पर मेरा वैक्यूम भी जो होता है बहुत ज्यादा डाउन होने का चांस होता है। दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि एयर की प्रॉपर्टी होती है, एयर की 3 प्रॉपर्टी होती है। पहला, एयर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है दोस्तों वो बहुत ज्यादा कम होती है, और दूसरा एयर का जो होता है स्पेसिफिक हीट भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से एयर जो है एज ए इंसुलेटर का काम करता है। तो 3 प्रॉपर्टी कौन सा? थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, और तीसरा है कि एयर एज ए इंसुलेटर वर्क करने लगता है। मतलब एयर अब हीट ट्रांसफर होने में अवरोध लाता है, मतलब हीट ट्रांसफर को होने नहीं देता, जिसकी वजह से क्या होता है? कंडेंसर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है मेरा कि ट्यूब फाउल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है मेरा रिस्क ऑफ कंडेंसर ट्यूब लीकेज। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया पहले ऊपर वाले टॉपिक पे कि जब मेरा एयर इंग्रेस बढ़ जाता है तो उस दौरान पे हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता है, और वहां पे टेम्परेचर बढ़ते जाते हैं। इसका परिणाम ये देखा गया कि कंडेंसर ट्यूब जो है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ट्यूब एक्सपांशन होने लगता है, और एक्सपांशन की वजह से क्या होता है? वहां थर्मल शॉक, और क्या होता है? ट्यूब स्ट्रेस, ट्यूब में स्ट्रेस पड़ने लगता है, जिसकी वजह से मेरा कंडेंसर का ट्यूब डैमेज होता है। दूसरा और भी एक चीज हम कर सकते हैं कि कंडेंसर में जो होता है मेरा प्रेशर और टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, मतलब डेल्टा टी बहुत ज्यादा होता है। क्यों? कि जो CW का इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर है वो अगर देखा जाए एज ए कोल्ड कंडीशन बात करूं तो बहुत कम होता है, मतलब ठंडियों के समय में, और उस दौरान पे वैक्यूम भी जो है अगर बहुत ज्यादा रखेंगे तो उसका जो होगा सैचुरेशन टेम्परेचर भी बहुत कम होगा। अब उस कंडीशन पे क्या है कि मेरा सडन अगर लोड मैं बढ़ाता हूं, इनकेस मान लीजिए मैं 10 मेगावाट चल रहा हूं और मेरे को 15 मेगावाट या 20 मेगावाट लेके जाना है, तो मेरा क्या होगा? कंडेंसेट का टेम्परेचर भी बढ़ेगा दोस्तों, और कूलिंग वाटर आउटलेट का टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। तो वो जो टेम्परेचर का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी वजह से जो होता है कंडेंसर का ट्यूब का लीकेज बढ़ जाता है। तो दोस्तों
अगर मेरा कंडेंसर ट्यूब लीकेज हो जाता है तो उस दौरान पर केवल टरबाइन में इफेक्ट नहीं आएगा, बॉयलर में भी आएगा दोस्तों। क्यों? कि मेरा जो है बॉयलर का ट्यूब भी सीधे सीधे लीकेज हो जा रहा है। अब आपको बताता हूँ ट्यूब कैसे लीकेज होगा। अगर मेरा कंडेंसर ट्यूब लीकेज हुआ तो कहीं ना कहीं पानी में जो होता है कि मेरा क्या होगा कि उस पानी में जो मेरा रॉ वाटर आ रहा है, मतलब कूलिंग वाटर का पानी आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं क्लोरीन के कंटेंट ज्यादा, क्लोराइड के कंटेंट ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो कंडेंसेट मिल जाते हैं और वही कंडेंसेट वाटर बाद में फीड वाटर बनता है। तो उसमें क्या होते हैं, बॉयलर में जाके ट्यूब के फेलियर का कारण बनता है। तो ये हो गया दोस्तों मेरा कंडेंसर ट्यूब लीकेज की घटना। तो नेक्स्ट है हमारा वेस्टेज ऑफ सीडब्ल्यू पंप पावर। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि जैसा मैंने बताया था यहाँ पर कि मेरा जो है प्लांट स्टीम कंजप्शन बढ़ जाता है, सेम वैसे मैंने बताया सीडब्ल्यू पंप का पावर बढ़ जा रहा है। सिंपल सी बात है दोस्तों कि मेरे को हायर साइड वैक्यूम मेंटेन करने के लिए अपना क्या होगा, सीडब्ल्यू पंप पर प्रेशर मेरे को लोड ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब उसका पावर कंटिन्यू ज्यादा चलाना पड़ेगा, एक की जगह 2 सीडब्ल्यू पंप भेजना पड़ेगा, मेरे को सीडब्ल्यू पंप का जो है प्रेशर और फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ कूलिंग टावर की जो फैन है वो जहां 4 चल रहे थे वहां 5 और 6 चलाने पड़ेंगे, मतलब फैन भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से अगर मैं ज्यादा वैक्यूम मेंटेन कर रहा हूं, मतलब ज्यादा मैं ऑक्सिलरी पावर को छेड़छाड़ कर रहा हूं, मतलब मेरा ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन भी बढ़ रहा है। मतलब जहां मैं 1 मेगावाट जो है जनरेट करने के लिए जहां कुछ ऑक्सिलरी पावर का यूज मेरे को लग रहा था, वहां पे मेरे को ज्यादा ऑक्सिलरी पावर जनरेट करना पड़ेगा सेम मेगावाट जनरेट करने के लिए। तो मेरा क्या होगा, मेगावाट का कंजप्शन बढ़ जाएगा, मतलब कुल मिला के ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन बढ़ेगा और साथ साथ उस ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए मेरे को ज्यादा स्टीम लगेगा। दोस्तों नेक्स्ट है मेरा ड्यूरेटर इंस्टेबिलिटी। दोस्तों इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, इसमें यह बोल रहा है कि मान लीजिए कि आपका वैक्यूम बहुत ज्यादा हाई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर है, मतलब एग्जॉस्ट प्रेशर कम होगा, तो एग्जॉस्ट प्रेशर का सैचुरेशन टेम्परेचर भी कम होगा, कुल मिला के मेरा कंडेंसर का टेम्परेचर कम रहेगा और वही कम कंडेंसर का टेम्परेचर सीपी सक करके कहां भेजेगा, डिरेटर में। और जब कम टेम्परेचर का पानी डिरेटर में जाएगा तो दोस्तों जो मेरा पानी गर्म है करना है, जो डिरेटर में डिरेट करना है, मतलब वहां जो मैं एक्सट्रैक्शन लाता हूं वो एक्सट्रैक्शन में जो अमाउंट ऑफ स्टीम की क्वांटिटी वो बढ़ जाएगी। उस स्टीम की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मतलब ज्यादा कम टेम्परेचर को ज्यादा टेम्परेचर पहुंचाने के लिए ज्यादा स्टीम की क्वांटिटी लगेगी। और जब मैं एक्सट्रैक्शन में स्टीम की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो मेरा वहां पे प्रेशर का फ्लक्चुएशन भी बहुत ज्यादा आएगा। तो कुल मिलाकर डिरेटर मेरा इनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वहां टेम्परेचर के साथ प्रेशर का फ्लक्चुएशन होना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा था कि वैक्यूम हाई हो जाने के केस में मेरा टरबाइन पे क्या इफेक्ट आएगा और साथ ही साथ कंडेंसर पे क्या इफेक्ट आएगा। जिन दोस्तों को नहीं समझ में आया मैं उनके लिए ब्रीफ करने जा रहा हूं, बॉटम लाइन बनाया हूं कि अगर मेरा सपोज जो है मान लीजिए हाई वैक्यूम हुआ तो इतना ना बोल करके अगर आपको 5-4 चीजें मालूम होंगी तो भी आप बता ले जाएंगे। पहला भाई सिंपल से होता है, वैक्यूम ज्यादा हुआ तो मैंने क्या बताया था, ब्लेड का इरोजन होगा, ब्लेड का इरोजन होगा। दूसरा मैंने क्या बताया था, कोरोजन होगा। तीसरा मैंने क्या बताया था, कैविटेशन होगा। और चौथा मैंने क्या बताया था, एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता। अब दोस्तों इन तीनों पॉइंट को समझ लेते हैं कि ब्लेड का इरोजन क्यों है। दोस्तों सिंपल सी बात है दोस्तों कि मेरा वैक्यूम ज्यादा होगा तो स्टीम की वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी, स्टीम की वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा कि मेरा सुपरसोनिक कंडीशन में जा रहा लास्ट स्टेज का ब्लेड में जो स्टीम जा रही है उस कंडीशन में अगर उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लेड हाई वेलोसिटी से ब्लेड के लास्ट ब्लेड पर अगर इंपैक्ट करेंगे तो इरोजन होगा, ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगी कि मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसका ड्राइनिंग फ्रिक्शन कम होता है। तो ड्राइनिंग फ्रिक्शन कम होने की वजह से दोस्तों क्या होता है, सिंपल सी बात है कि वहां वाटर कंटेंट की वजह से क्या होगा, कोरोजन होगा दोस्तों। और साथ ही साथ मैंने कोरोजन के बारे में ये भी बताया था दोस्तों कि अगर मान लीजिए मेरा अगर कंडेंसर का टेम्परेचर कम है तो O2 जो है ज्यादा इंक्रीज करेगा, मतलब ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, इसकी वजह से भी मेरा कोरोजन होने का चांसेस है। तीसरा कैविटेशन है दोस्तों। कैविटी इसलिए होगा दोस्तों कि मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत भी मेरा जो है ऑक्सीजन घुसता है तो वहां पे क्या होगा, ट्यूब में पीटिंग की एक्शन होगा, कैविटेशन लाएगा और न जाने कितने हार्मफुल इफेक्ट लाएगा दोस्तों। तो अल्टीमेट हायर वैक्यूम रखने पर हमारा फायदा नहीं है बल्कि जो है नुकसान ही है, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा है। तो ये 4 पॉइंट है दोस्तों, अगर इनको याद कर लेंगे तो दोस्तों आपके इंटरव्यू में बहुत काम आएगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो हाई वैक्यूम के केस में एडवर्स इफेक्ट जानने का, तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को पास ऑन करें, क्योंकि अगर आप लोग इसी तरीके का अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो यकीन मानिए कि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट खोज कर लाऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए